क्या पति मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है, या फिर वो जो मेंटेनेंस दे रहा है क्या उसको कम करवा सकता है? तो यही सारी चीज बताई गई है आपकी सीआरपीसी चैप्टर 9 के अंदर। तो सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 126 से लेके 128 तक। 125 हमने पहले सीख ही लिया था। देखिए 126 बताता है प्रोसीजर को, कि प्रोसीजर क्या होगा, कहां पे पत्नी केस करेगी, कैसे कोर्ट पति को बुलाएगी, और फिर कितना मेंटेनेंस डिसाइड करेगी, ये प्रोसीजर बताया गया है जी। देखिए 3 तरह की बात कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि पत्नी केस कहां पे करेगी, यानी जो मेंटेनेंस उसको अपने पति से चाहिए वो केस कहां पे करेगी, तो जहां पे वो रहती है, यानी उसका जो मायका है, तो वहां पे वो क्या कर सकती है, मेंटेनेंस का केस कर सकती है, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो रहती है, या फिर जहां पे उसका ससुराल है, या फिर जहां पे उसका पति रहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका पति रहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी ससुराल है, तो वहां की कोर्ट में जाके वो क्या कर सकती है, मेंटेनेंस का केस करवा सकती है। या फिर जहां पे वो लास्ट टाइम रहे थे, यानी कि मान के चलते हैं लड़की बिहार की थी, बिहार स्टेट की थी, और शादी होगी यूपी में, यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में होगी, और बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट से थी वो, अब यूपी में उसकी शादी होगी, लेकिन वो लास्ट टाइम रह रहे थे मुंबई के अंदर, यानी कि पति मुंबई के अंदर जॉब करता था, वहां पे उनकी कही सुनी होगी, तू तुम्हें में होगी, वहां से दोनों आपस में अलग हो गए, तो वो वहां की कोर्ट में भी क्या करवा सकती है, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो रह रहे थे, वहां के कोर्ट के अंदर भी क्या करवा सकती है, मेंटेनेंस का केस करवा सकती है। अब कोई पत्नी बिहार की है, शादी हो गई थी यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो क्या वो आगे हरियाणा के किसी कोर्ट में करवा सकती है कि मेरे पति से मेरे को मेंटेनेंस दिलवाइए? जब वो वहां पे कभी आए ही नहीं, तो फिर वहां पे कोई सेंस नहीं बनता है। तो कहाँ पे, जहाँ पे उसका पीहर है या फिर जहाँ पे उसका ससुराल है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोर्ट है वहां पे जाके, या फिर जहाँ पे वो लास्ट टाइम रहे थे, मान के चलो दिल्ली में रह रहे थे, भाई पति दिल्ली में जॉब करता था, भले ही वो कहीं कहीं के हो, तो जहाँ पे वो रह रहे थे, जहाँ पे वो लास्ट में जो उनकी वारदात हुई, जहाँ से वो अलग हुए, वहां के कोर्ट पे जाके क्या कर सकते हैं, वो मेंटेनेंस का केस करवा सकती है। दूसरी बात ये कहता है कि जहां पे वो केस करवाएगी, मान के चलो मजिस्ट्रेट साहब हैं, इनकी कोर्ट में इन्होंने केस करवा दिया, और ये आ गई पत्नी। अब मजिस्ट्रेट साहब इससे पूछे तो गए, भाई क्यों मेंटेनेंस लेना चाहती है, अपने पति से मेंटेनेंस क्यों लेना चाहती है, यानी कि मेंटेनेंस तो तभी मिलेगा ना जब तू अलग रह रही है, तो तू अलग क्यों रहना चाहती है? तो अगर इसने कह दिया जी बस ऐसे ही अलग रहना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ अलग से, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? तो ऐसे में तो कोर्ट मेंटेनेंस दिलवाएगा ही नहीं, कि भाई अगर तू अपनी मर्जी से अलग रहना चाहती है तो फिर तू कहीं रहे, तो पति तेरा खर्चा नहीं उठाएगा। पहले हमको रीजन बता, ठोस रीजन बता कि तू अलग रहना क्यों चाहती है, कि ऐसी क्या मजबूरी है कि अब तू उस इंसान के साथ में नहीं रह सकती। तब इसने रीजन दिया, जी वो तो किसी और के चक्रों में है, किसी और के साथ में सोता है, तो अब मैं उस इंसान के साथ में नहीं रह सकती। वो कहते हैं ना, सीरियल में दिखाते हैं ना, अब मैं इंसान के साथ में एक सेकंड भी नहीं रह सकती, वो वाली सिचुएशन है। भैया मेरे साथ ये जो मेरा पति है, मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस करता है, घरेलू हिंसा करता है, कोई भी इसने रीजन बता दिया, तो अब ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, भाई जो आपने रीजन बताया है ना कि तेरा पति का चक्कर किसी और के साथ में है, वो तेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो उस चीज का प्रूफ भी दे हमको। अब इसने प्रूफ दे दिया, ये देखो जी फोटो, ये देखो जी वीडियो, किसी और के साथ में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, उसके साथ में फिजिकल रिलेशन में है, तो अब मैं उस इंसान के साथ में एक सेकंड भी नहीं रह सकती, अब मेरे को मेंटेनेंस दिलवाओ। तो ऐसे में जो एविडेंस जो कोर्ट लेगी ना, तो वो पति के सामने ही लेगी, यानी कि पति को भी बुलाएगी कि ओ पति जी ये आपके खिलाफ में ऐसा ऐसा एविडेंस आया है, तो इस पति के सामने ही लेगी, यानी कि अगर पति नहीं है तब वो एविडेंस नहीं लगी, पहले पति को बुलाएगी कि आपके खिलाफ में ऐसा ऐसा है, और अब आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं रहना चाहती क्योंकि आपका चक्कर किसी और के साथ में, और ये एविडेंस रहा, तो अब आपको अपनी पत्नी को 10,000 रुपये का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर पति नहीं आता है, भाई दिखा देता है अपने प्लीडर के अकॉर्डिंग कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, भाई मैं बीमार हूँ, मैं दूर हूँ, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, तो ऐसे में अब क्या होगा, अब ऐसे में भले ही पति ना हो, लेकिन प्लीडर के सामने भी, प्लीडर कौन होता है, जो पति का जो वकील है, जो एडवोकेट है, उसके सामने भी उस एविडेंस को पेश किया जा सकता है कि अगर आप देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पति आए ही ना, पति आए ही ना, यानी पति के पास में सम्मन भेज दिया कोर्ट ने, और पति के पीछे उसमें साइन भी है, तो कोर्ट क्या समझेगी कि भाई सम्मन तो बंदे को मिल चुका था, वो जानबूझ के नहीं आ रहा, वो बंदा नहीं आ रहा, यानी कि उसका पति नहीं आ रहा, और कोर्ट को भरोसा होगा कि वो जानबूझ के नहीं आ रहा, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसे में कोर्ट एक तरफा भी फैसला दे सकती है कि पति तो आ नहीं रहा, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर देगी, एक तरफा ऐसे एक तरफा फैसला सुना देगी कि पत्नी को अब उस पति के घर पे जाके ऑर्डर दे के आओ कि हर हर महीने पत्नी के खाते में 10,000 रुपये डाल के जाए। तो ऐसे में एक तरफा कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है। लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 3 महीने के अंदर अंदर पति आ जाता है, पति आ गया कोर्ट के अंदर और आके ये बात प्रूफ कर देता है कि मेरे ना आने का कारण क्या है, भाई मैं
जो आप ये सोच रहे हो ना कि मैं जानबूझकर नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, मेरी कुछ मजबूरियां थी। अगर वो मजबूरी बता देता है, भाई जैसे मैं ड्यूटी पे था तो भाई मेरे को छुट्टी नहीं मिली तो तब मैं नहीं आ पाया। लाइक जैसे भाई जो आर्मी में होते हैं, भाई मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाई तो मैं नहीं आ पाया। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पे क्या होता है। अगर कोई इंसान आर्मी में है, यानी कोई पति आर्मी में है, एयरफोर्स में है और नेवी में है, और अगर उसकी पत्नी एक नॉर्मल कोर्ट के अंदर जाके क्या करती है, नॉर्मल कोर्ट मतलब जो इंसानों के लिए जो कोर्ट है, उसके अंदर जाके अगर उसके खिलाफ मेंटेनेंस का केस करती है, तो मैं उस पत्नी को बेवकूफ मानता हूँ। फिर आप वहां पे अगर कोई पत्नी करती है और कोई वकील भी उसको ये सलाह देता है कि आप इस कोर्ट में केस कर दीजिए मेंटेनेंस का, तो मैं उस वकील को भी बेवकूफ मानता हूँ। तो आप ऐसा कभी मत करना। अगर आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट है, तो ऐसा मत करना। देखिए रीजन बताता हूं मैं। जो आर्मी का जो कोर्ट होता है अलग होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका अलग होता है, ठीक है। और अगर किसी का पति इनमें यहां पे जॉब कर रहा है, अगर उसकी पत्नी एक नॉर्मल कोर्ट की बजाय यहां पे जाके अपने पति के खिलाफ में शिकायत करेगी कि मेरा पति के साथ, अब मेरा पति ऐसे ऐसे है, किसी और के चक्करों में है, अब मेरे को मेंटेनेंस दिलवाइए, तो यहाँ पे तो क्या पता टाइम लग जाए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक का टाइम होता है। और उसके बाद कोर्ट क्या पता कितना मेंटेनेंस दिलवाए, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता। अगर उनकी पत्नियां हैं, तो कोई आर्मी मैन की पत्नी है, एयरफोर्स की पत्नी है, या फिर नेवी में अंदर कोई जॉब कर रहा है, उसकी पत्नी अगर यहाँ पे जाके शिकायत करेगी ना, तो होगा क्या, ये होगा कि वो डायरेक्ट उस बंदे को बुलाएंगे और एक बार में ही आपस में जो बातें होंगी वो करवा के, और अगर उनको लगा कि पत्नी के बात में दम है, तो वो अकाउंटेंट को ऑर्डर दे देंगे कि अगली सैलरी जब इसके अकाउंट में डालो, तो अगर 40,000 रुपये सैलरी है ना, तो 30,000 रुपये डाल देना और 10,000 रुपये इसके खाते में डाल देना। मामला रफा दफा, ना टाइम लगता है, कुछ नहीं लगता है, बस चट मंगनी पट ब्याह वाला काम है। तो ऐसे होता है जी, अगर वो वहां पे केस करती है तो। लेकिन यहाँ पे केस करेगी तो यहाँ पे तो बता दिया ना, पति आके रीजन दे देगा, जी मैं तो ड्यूटी पे था, नहीं आ पाया, नहीं आ पाया, तो एसएम कोर्ट उसके एक तरफा फैसला लेगी, तो सभी को पता है उतना कठोर फैसला नहीं लेती है, वो भी देख के ही लेती है। यानी कि मान के चलो, अगर यहाँ पे 10,000 रुपये मिलना था, तो यहाँ पे 5,000 का ही मिलेगा। तो ये फायदा होता है। तो अगर कोई किसी का पति ऐसे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, तो ऐसे नॉर्मल कोर्ट में ना जाने के बजाय वहां पे जाए, ठीक है। वहां पे जाने के बाद इतना टाइम नहीं लगता है, जाके पति को बुला लेंगे, और वहां पे एविडेंस भी नहीं लिए जाते। एक चीज और भी बता दूं आपको, यहाँ पे तो देखो कोर्ट एविडेंस ले रही है और पति के सामने ले रही है, वो एविडेंस भी नहीं लेते। वो सिर्फ ये कहेंगे, अच्छा बहन जी, आपके कहने का मतलब ये है कि आपका पति किसी और के चक्करों में है ना। बहुत सारे आर्मी वाले तो ऐसे हैं जो फेसबुक भी नहीं चला पाते, फेसबुक चलाना उनका बैन है, एंड्रॉयड फोन भी चलाना कई जगह तो बैन है। ऐसे ऐसे नियम है। अगर वो पत्नी कह देगी ये तो चैटिंग करता है जी फेसबुक पे किसी का, अच्छा फेसबुक पे चैटिंग करता है, तो वो कोर्ट प्रूफ भी नहीं लेती है, एविडेंस नहीं लेती वो कोर्ट। तो ऐसे में पत्नी को जल्दी मिल जाता है जी, और डायरेक्ट मिल जाएगा, यानी कि उसकी सैलरी कट के आएगी, सीधी सी बात ये है। और यहाँ पे पति की सैलरी आने के बाद फिर वो पति आगे उसके खाते में ट्रांसफर करता है। तो ये चीज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो सीखते हैं, देखिए क्या कहता है। अब पति आगे उसने बता दिया जी मेरे को छुट्टी नहीं मिली थी, इन कारणों से मैं नहीं आ पाया, यानी कि मैं जानबूझकर नहीं आ रहा था। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है, मेरी मजबूरी थी, मेरे को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, मैं बीमार था, 100 कारण थे। लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर आके वो चीज प्रूफ कर देता है, और साथ में ये भी प्रूफ कर देता है कि ये जो एविडेंस दिया ये बिल्कुल झूठ दिया, गलत है, ऐसा सच नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जो एक तरफा ऑर्डर दिया था, उसको क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। अब जो नया कोर्ट को जो लगेगा भाई हमको ये नया फैसला देना चाहिए, उस फैसले को क्या कर देगी, लागू कर देगी। तो ये कहता है। तीसरी बात ये कहता है आपका इस सेक्शन के अंदर 126 के अंदर, कि अब कोर्ट जो मेंटेनेंस का जो पत्नी ने जो मेंटेनेंस का केस लगाया है, अब कितना मेंटेनेंस दिलवाएगी, तो कोर्ट उतना मेंटेनेंस दिलवाएगी जितना कोर्ट को सही लगता है। अगर कोर्ट को लगा कि भाई ये इंसान 20,000 रुपये कमा रहा है, तो पत्नी को 3-4 हज़ार रुपये दिलवा देते हैं, तो 3-4 हज़ार रुपये दिलवा देगी। यानी हैसियत देख के, पति की हैसियत देख के, उसका कामकाज देख के कि कितना ये दे सकता है और कितना देना सही रहेगा, तो वो कोर्ट के पास में पावर है। ऐसे नहीं कि पत्नी ने कह दिया अच्छा 20,000 रुपये कमा रहा है तो मेरे को 10,000 रुपये दिलवाइए, आधा दिलवाइए। वहां पे कोर्ट के पास में पावर है, पत्नी ने तो पता नहीं कितना लिखवा दिया, जितना कोर्ट को सही लगेगा उतना ही कोर्ट क्या करवाएगी, मेंटेनेंस उसको दिलवाएगी। तो 126 अगर आपको समझ में आया तो मेरे को जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो वो भी जरूर बताएं, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। 127 देखिए क्या कहता है, ऑल्ट्रेशन इन अलाउंसेस, यानी कि जो पति अब भत्ते दे रहा है, पति जो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहा है, क्या उसमें कम ज्यादा हो सकता है, ये चीज बता रखी है जी। तो 127 के तहत हो सकता है जी, कम ज्यादा हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है,
4 तरह की बात बताई गई है। पहली बात बताता है सिचुएशन को देख के। सिचुएशन, मान के चलिए कोई पति था और जिस टाइम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया मेंटेनेंस देने के लिए, भी तेरे को तेरी पत्नी को जैसे मान के चलते पति कमा रहा था 50,000 रुपए, और भाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तुझे तेरी पत्नी को हर महीने 15,000 रुपए देने हैं, मेंटेनेंस देना है, 15,000 रुपए देना है। ठीक है, लेकिन 3 महीने तक वो 15,000 रुपए देता रहा। देखिए एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, सिचुएशन समझ रहे हैं। लेकिन 3 महीने के बाद क्या हुआ, उसकी नौकरी चली गई। नौकरी चली गई तो बेरोजगार हो गया। अब तो खुद की जान के लाले हो गए, खुद के खाने पीने के लाले हो गए। तब ऐसे में कोर्ट में जाके कह सकता है जी अब तो मैं खुद ही नहीं कमा रहा, भाई मैं बेरोजगार हो गया हूं, मेरी नौकरी चली गई है। अब मेरी नौकरी चली गई तो उसको 15,000 रुपए कहां से दूं? सिचुएशन बदल गई है। या फिर उसको कोई और नौकरी मिल गई और वो नौकरी मिल गई सिर्फ 5,000 रुपए की। पहले 50,000 कमाता था, अब 5,000 रुपए कमाता है कि जी मेरे को वो मेरी नौकरी चली गई और अब मैं सिर्फ 5,000 रुपए कमाता हूं महीने का। तो अब भी क्या कोर्ट 15,000 के लिए ऑर्डर देगी? ठीक है भाई 5,000 कमाता है ना, कितना ही कमा, पर उस पत्नी को 15,000 रुपए ही दे। नहीं, अब उसकी सिचुएशन बदल गई है। सिचुएशन बदल गई है तो ऑल्ट्रेशन इन अलाउंसेस, अलाउंसेस में क्या हो जाएगा? चेंजिंग हो जाएगा। तो चेंजिंग क्या हो जाएगा? अगर 5, वो देखो कोर्ट के ऊपर है, अगर 5,000 कमाती है तो कोर्ट कह देगी ठीक है 1,500 रुपये अपने पत्नी को दे दो। भाई तेरी अगर सिचुएशन बदल गई है तो मेंटेनेंस की सिचुएशन भी बदल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 5,000 कमाता तो 1,500 दे दो। लेकिन अगर वहीं पे पति 50,000 कमा रहा था और अब 1,00,000 रुपए कमाने लग गया तो तब ऐसे में पत्नी कह सकती है जे वो ज्यादा कमाने लग गया, अब मेरे को मेंटेनेंस ज्यादा दिलवाओ, तो 15,000 की बजाय अब कोर्ट 20,000 रुपये दिलवा सकती है। तो अगर सिचुएशन बदल गई तो मेंटेनेंस भी बदल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल्ट्रेशन हो सकता है 127 के तहत। दूसरी बात ये कहता है कि अगर सिविल कोर्ट ने अगर उनके बारे में या उनके केस के बारे में कोई ऐसी जजमेंट दे दी, उस जजमेंट के अंदर कुछ ऐसे मेंटेनेंस के अंदर अगर कुछ चेंज हुआ है या मेंटेनेंस हमेशा के लिए बंद हुआ है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट भी क्या कर देगी? या तो चेंज कर देगी या फिर बंद कर देगी। तो ऐसा मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में पावर है अगर सिविल कोर्ट ने कुछ ऐसी जजमेंट दी है तो। देखिए कैसे, मान के चलिए पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस लगा दिया और उनका सिविल कोर्ट में मामला चल रहा था तलाक का। जैसे कोई पत्नी और ये कोई पति, इनका मामला चल रहा था कोर्ट में, चल रहा था सिविल कोर्ट में तलाक का, डिवोर्स का। लेकिन जब तक डिवोर्स का फैसला नहीं आ जाता तब तक इसको मेंटेनेंस भी देना था हर महीने का 10,000 रुपये। यानी कि पति क्या देगा? हर महीने का 10,000 रुपये का मेंटेनेंस देगा और जिस दिन तलाक होगा तब की तब देखा जाएगा। अब इनका होगा तलाक। ठीक है, तलाक के बाद सिविल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि इस पत्नी को टोटल आप 10,00,000 रुपये दे दो, बस इसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देना, ना कभी मेंटेनेंस देना, ये अपनी जिंदगी जिएगी, आप अपनी जिंदगी जियो, आप दो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। और पत्नी ने क्या किया? 10,00,000 रुपये दे दिए। 10,00,000 रुपये दे दिए तो फिर जजमेंट क्या आएगा सिविल कोर्ट का कि आज के बाद ये पति पत्नी नहीं है और एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, और आज के बाद पत्नी क्या नहीं कर सकती? मेंटेनेंस के लिए कोई डिमांड नहीं कर सकती। तो जब वो डिमांड कर ही नहीं सकती तो वहां पे जो जजमेंट आ गया है, तो क्या अब भी मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको ये कहेगा कि हर महीने 10,000 रुपये पहुंचा, 10,000 रुपये पहुंचा? नहीं। तो ये कहता है ना, अगर सिविल कोर्ट ने अगर उनके केस में ऐसी कोई जजमेंट दे दी कि आज के बाद इसको मेंटेनेंस नहीं देना, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट भी इस मेंटेनेंस के ऊपर क्या लगा देगी? कैंसिल कर देगी भी, आज के बाद उस तारीख के बाद तुमको मेंटेनेंस अब नहीं देना है। या फिर सिविल कोर्ट ने अगर मेंटेनेंस बढ़ा दिया है, भाई आप अपनी पत्नी को इतना मेंटेनेंस देंगे, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको बढ़ा देगा। यानी कि जो जजमेंट सिविल कोर्ट का होगा वही मजिस्ट्रेट कोर्ट उसमें क्या कर देगा? चेंजिंग कर देगा। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा? ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तीसरी बात ये कहता है, चलो डिवोर्स का एग्जांपल था, तीसरी बात ये कहता है कि मान के चलो पति और पत्नी का डिवोर्स हो गया। ठीक है, ये चीज आपको यहां भी समझ में आ जाएगी, वरना मेरे को एक एग्जांपल और देना पड़ता। देखो, अगर पति और पत्नी के बीच में डिवोर्स हो गया, ठीक है, डिवोर्स हो गया सिर्फ 10,00,000 रुपए में, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप अपनी पत्नी को 10,00,000 के सिवाय हर महीने 10,000 रुपए का मेंटेनेंस भी दोगे। ये अभी तक यहीं पे है, यहीं पे नहीं आया हूं। ये चीज समझ में आएगी तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहता है, सिविल कोर्ट ने क्या कर दिया? 10,00,000 रुपए में तलाक करवा दिया कि आज के बाद आप पति पत्नी नहीं है, लेकिन आपकी जो पत्नी है उसका खर्चा पानी आप अभी भी दोगे। 10,00,000 देने के बाद भी आप हर महीने का 10,000 रुपये पहुंचाओगे। अब ये बेचारा पहुंचा रहा है, ठीक है, और अगर इसने वो पहुंचा रहा है तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट भी क्या करेगी? मजिस्ट्रेट कोर्ट भी उस चीज को कंटिन्यू रखेगी। भाई 10,000 रुपये तेरे को पहुंचाना ऑर्डर क्या रखेगी? जारी रखेगी। तो यहाँ बात क्लियर हुई, क्योंकि सिविल कोर्ट ने एक नई जजमेंट दी है उस केस के बारे में, तो वैसे ही मजिस्ट्रेट कोर्ट करेगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये कहता है
डिवोर्स हो गया, ठीक है। डिवोर्स के बाद डिसाइड हो गया कि 10 लाख रुपए देने के बाद हर महीने 10,000 रुपए भी देने हैं, बंदा दे भी रहा है। लेकिन अब ये किसी और के साथ में शादी कर लेती है, ये जो पत्नी थी कोई नया बेबी बना लेती है, पुराने वाले बाबू को छोड़ दिया, वो तो छोड़ ही दिया, 10 लाख रुपए भी ले लिए, हर महीने पैसे भी ले रही है, लेकिन नया बेबी बना लिया। और नया बेबी बना लिया तो अब इसके खर्चे कौन उठाएगा? पुराना वाला पति उठाएगा, नया वाला पति उठाएगा? तो भाई नया वाला पति उठाएगा। तो अगर इसने डिवोर्स लेने के बाद और ये मेंटेनेंस ले रही थी और इसने अगर नई शादी कर ली, नया पति बना लिया, तब इसको ये मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, ये बात कहता है जी। यानी कि आफ्टर मैरिज आफ्टर डिवोर्स, ठीक है। अगर मैरिज के अगर इसने सॉरी डिवोर्स आफ्टर मैरिज, अगर तलाक के बाद अगर इसने कोई और शादी कर ली है और ये मेंटेनेंस दे रहा था, तब इसको ये मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। डिवोर्स के बाद अगर इसने डिवोर्स आफ्टर मैरिज अगर इसने कर लिया तो वो मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। अब नया पति बना लिया भैया, वो तेरे नए खर्च उठाएगा। या फिर अगर इसने सारी पेमेंट एक साथ ले ली हो, देखिए 3-4 तरह की बात कहता है, तीसरा नंबर का पॉइंट, अगर इसने सारी पेमेंट ले ली और इसने कोर्ट में कह दिया सिर्फ मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद मेरे को कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, और पति ने सारा पैसा इसको दे दिया, एक साथ दे दिया, और फिर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि अब 10 लाख के बाद पति को कुछ नहीं देना, तब ऐसे में भी वो क्या नहीं ले सकती? मेंटेनेंस अब नहीं ले सकती, क्योंकि उसने सारा पैसा एक साथ ले ही लिया। या फिर अगर कोर्ट के अंदर इनका कुछ ऐसा डिसीजन हुआ है, कोर्ट ने इसके ऊपर मान के चलो 10 लाख रुपए का मेंटेनेंस देने के लिए पति को कह दिया कि 10 लाख रुपए टोटल दे दो, उसके बाद तुम्हारा तलाक हो जाएगा। अब पति ने कह दिया कि जो 10 लाख रुपए की जो पेमेंट है ना, वो मैं दे तो दूंगा, लेकिन मैं वो 6 महीने बाद दूंगा, यानी कि 6 महीने तक का मेरे को टाइम दिया जाए, ठीक है। तब ऐसे में कोर्ट ये डिसाइड भी कर सकती है कि जो 6 महीने है ना भाई, ये हर महीने के 10,000 रुपए का तो इसको क्या देगा? मेंटेनेंस देगा, अगर तू 6 महीने का टाइम ले रहा है तो, और 6 महीने के बाद पूरी पेमेंट तेरे को देनी पड़ेगी। तो जब तक वो टाइम उसके पास है तब तक इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो पूरी पेमेंट कर देता है 6 महीने के बाद में, तो क्या तब तक ये उसके बाद भी ये देना पड़ेगा? तो उसके बाद ये नहीं देना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट समझ में आया नहीं आया? अगर उसकी शादी हो गई किसी नए पति के साथ में और उसको मेंटेनेंस लेना था अपने पुराने वाले पति से, तो अब वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती, क्योंकि अब उसने नई शादी कर ली। या फिर उसने टोटल पेमेंट एक साथ ले ली हो कि भाई मेरे को सारी पेमेंट एक साथ दिलवा दीजिए, फिर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, पति ने सारी पेमेंट एक साथ दे दी, तब भी वो दोबारा मेंटेनेंस नहीं ले सकती, यानी पति को मेंटेनेंस नहीं देना। या फिर पति ने अगर कोई टाइम मांगा, भाई 6 महीने का मेरे को टाइम दे दो, 6 महीने के बाद मैं सारी पेमेंट दे दूंगा, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि चलो 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने के बाद तू सारी पेमेंट दे देना, लेकिन 6 महीने तक तू इसको मेंटेनेंस देगा। तो जैसे ही 6ठे महीने के बाद उसने सारी पेमेंट दी, क्या उसके बाद भी अब उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। या फिर कोई और कारण से खुद पत्नी ने मना कर दिया कि भाई मेरे को इस इंसान से ना, मेरे को इस इंसान का एक पैसा भी नहीं चाहिए, बस मेरे को इससे तलाक करवा दो, और तलाक के लिए मेरे जो शादी में पैसे लगे थे वो सिर्फ पैसे दिलवा दो, मेरे को इससे मेंटेनेंस चाहिए ही नहीं। अगर पत्नी को ही नहीं चाहिए तो क्या कोर्ट जबरदस्ती दिलवाएगी? नहीं दिलवाएगी। तो ये कहता है जी। चौथी बात ये कहता है कि अगर पति ये पैसा देता ही नहीं, यानी कि पत्नी को वो ना तो मेंटेनेंस दे रहा है और ना जो उसका स्त्री धन था, उसकी जो कोर्ट ने जो पेमेंट डिसाइड की है, पत्नी का 5 लाख रुपए का मेंटेनेंस था, और पति को अब ये मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना है, ना तो मेंटेनेंस दे रहा है और ना वो जो स्त्री धन का जो मेंटेनेंस था ना वो दे रहा है, तब ऐसे में क्या की जाएगी? वसूली की जाएगी। वसूली कैसे? वसूली भाई को बुलाएंगे। क्या हो वसूली भाई? तो कैसे की जाएगी? जितना कोर्ट ने मेंटेनेंस दिया, मान के चलो 10 लाख रुपए का मेंटेनेंस लगा दिया कि भाई हम आपका तलाक करवा रहे हैं, आप पत्नी को 10 लाख रुपए तो दे दीजिए इसका खर्चा पानी, और 10 लाख रुपए दे दीजिए इसका स्त्री धन के लिए, जो स्त्री धन अपने साथ में लेके आई थी, टोटल आपको 20 लाख रुपए देना है। अब इसका जो 20 लाख रुपए आपको देना है, और अगर वो पति वो 20 लाख रुपया ना दे, तब यहाँ पे पत्नी की जिम्मेदारी बनती है कि पहली चीज तो वो क्या करे? वो प्रूफ करे कि मेरे पति के पास में 20 लाख की प्रॉपर्टी है, यानी जो मेंटेनेंस लगाया है पत्नी मांगेगी 10 लाख रुपए की मेरी स्त्री धन था और 10 लाख रुपए मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पत्नी की ही है। मेरे पास एक जजमेंट है ऐसा, उस जजमेंट के अंदर कि अगर पत्नी को 20 लाख रुपया चाहिए और वो 20 लाख रुपया पति नहीं दे रहा है, तब ऐसे में कोर्ट क्या करेगी? वसूली करेगी। वसूली कहां से करेगी? उसकी प्रॉपर्टी को बेच के करेगी। तो यहाँ पे प्रूफ पत्नी को करना होता है कि मेरे पति के पास में 20 लाख रुपया है, और या फिर 20 लाख नहीं है तो इसके पास में 20 लाख की प्रॉपर्टी है। ये चीज पत्नी को प्रूफ करनी पड़ेगी, और अगर ये चीज पत्नी प्रूफ कर देती है तब कोर्ट क्या करेगी? उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी करवा देगी भाई, और नीलामी करवा के पत्नी को 20 लाख रुपए दिलवा देगी।
तो ऐसे होगा जी। ये था ऐसे ऑल्ट्रेशन इन अलाउंसेस। अगर आपको समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। 126 और 127 में कोई भी डाउट। 128 इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, अप्लाई करना ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को लागू करना, किसके ऑर्डर को? मेंटेनेंस के लागू करना। यानी कि अब कोर्ट ने, देखो हमने सारी बात सीख ली है। 125 में क्या सीखा था कि कौन कौन लोग मेंटेनेंस ले सकते हैं, किससे मेंटेनेंस ले सकते हैं, कब मेंटेनेंस ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते, कितना कोर्ट और कब तक कोर्ट, और कब से लेके कब तक का कोर्ट मेंटेनेंस दिलवाएगी, कितने दिन में केस ये होगा, कितने दिन में रफा दफा मामला होगा, सारी चीजें हमने सीख ली थी। 126 में प्रोसीजर क्या होगा ये चीज सीख ली थी। 127 में अगर उसके अंदर कुछ बदलाव करना हो, अगर उसकी जमीन जायदाद बेचनी है, उसकी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो वो सब कैसा होगा ये सीख लिया था। अब इतना होने के बाद अब उस ऑर्डर को लागू कैसे करेगी जी कोर्ट कि हाँ इस पति को ही इतना मेंटेनेंस देना है, ये चीज बताई गई है। देखिए बड़ी आसान सी चीज है। वो कहते हैं ना कि सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अब कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि अब पति को हर महीने 10,000 रुपये अपनी पत्नी को देना होगा। और ये बात कहाँ लिखेगी? रिटर्न में नोटिस जारी कर देगी। अब जो ये नोटिस जारी किया है, अब ये दिया किसको जाएगा? तो लागू हो गया ना कि सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पहुंची है, यानी कि पति को ऑर्डर देती है कि वो अपनी पत्नी को 10,000 रुपये हर महीने उसके अकाउंट में डालेगा, उसको बाई चेक देगा, उसको कैश दे के आएगा, और ये चीज लिख के देगी, यानी एक नोटिस के जरिए देगी। अब ये नोटिस किसको देगी? जो पत्नी है इसकी एक कॉपी इसको दे देगी फ्री में, या फिर इस पत्नी के जो माँ बाप हैं, जो भी इसका पक्षकार था यानी इसका जो वकील है उसको दे देगी, वो भी फ्री में, कि इस ऐसा ऐसा नोटिस हम पति को दे रहे हैं, यानी कि पति के ऊपर थोप रहे हैं, पति के ऊपर हम ये मेंटेनेंस क्या कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके पास में है कि कब से लागू होगा, किस तारीख को पेमेंट देगा, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर लिखी होती हैं। तो इस एक कॉपी इसको, इसके वकील को या फिर इसके माँ बाप को दे दी जाएगी, और ऐसी ही एक कॉपी उस पति को मिल जाएगी। ये लो भैया कि आज के बाद तुमको ऑर्डर दे रहे हैं कि आने वाली 30 तारीख को, जिसके अंदर तारीख लिख रखी है, उस तारीख को उतने पैसे जिसके अंदर लिख रखे हैं आपको अपनी पत्नी के इस अकाउंट नंबर में, अकाउंट नंबर दिया जाता है, उस अकाउंट नंबर में आपको ये ट्रांसफर करने हैं। ठीक है। और एक जहां पे वो रहता है उसके उस जगह पे कि इस पति को ये क्या देना पड़ेगा, मेंटेनेंस अब अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। तो ऐसे क्या करवा देगा, उसको लागू करवा देगा जो मेंटेनेंस के जो भी ऑर्डर आए हैं, तो ऐसे लागू होंगे। तो ये था आपका सीआरपीसी का सेक्शन 126 से लेके 128 तक। 125 कल की क्लास में हो गया था। तो 125, 26 और 27 और 128 इन चारों सेक्शनों में कोई भी डाउट हो बेझिझक बता दीजिए, रिप्लाई देना मेरा काम है। ठीक है, तो सीखते हैं आगे सेक्शन, ये पब्लिक न्यूसेंस वाले। तो थैंक यू वेरी मच।